हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद दिस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आने वाला है। आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के 6 to 8 की एनसीईआरटी करवा रही हूँ। तो 6 की मैंने करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। और आपको पता है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे, ऐसा आयोग ने कहा है, बिहार सरकार ने ऐसा कहा है। और मैं आपकी 7th की एनसीईआरटी करवा रही हूँ। आइए देखते हैं 7th की एनसीईआरटी में 5th चैप्टर। मैं आपके 4 चैप्टर करवा चुकी हूँ। 5th चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार और लवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं अम्ल और क्षार। क्या? अम्ल और क्षार। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। दही का भी स्वाद खट्टा होता है, संतरे के रस का भी और सिरके का भी स्वाद कैसा खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई थी। किससे हुई थी? एसियर से हुई थी, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल प्राकृतिक अम्ल होता है, मतलब प्राकृतिक मतलब नेचुरल ही अम्ल होता है ये खट्टा। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडे का स्वाद खट्टा नहीं होता है, जिसका मतलब होता है इसमें कोई अम्ल नहीं होता है, मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं होता है। इसका स्वाद कड़वा है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती? क्षारीय। और क्या क्या कहलाती है? क्षारीय कहलाती है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय और क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग क्या होता है? बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या हैं? सूचक हैं भाई। ये प्राकृतिक रूप से ही पाए जाने वाले सूचक कहलाते हैं। आइए देखते हैं कुछ अम्ल का नाम देखते हैं और कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है आपका। ये भी जो भी मैं चार्ट आपको बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ से ज़रूर हर एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपके सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी जो होता है वो किस में पाया जाता है? आंवला सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि में पाया जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल कैसे प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब जो भी ऊपर हम लोगों ने भी पढ़े हैं ये सारे अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने अम्ल देखे थे कि अम्ल का नाम क्या था और किसमें पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्षारक का नाम क्या है और ये क्षारक किसमें पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें पाया जाता है? आपका चूने का पानी होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त क्या है? मार्जक है आपका। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधी या मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये आपका बहुत पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आइए देखते हैं प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं हम लोगों के। लिटमस प्राकृतिक रंजक बोलते हैं जिसको। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो जैसे शैक से निष्कासित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव या नील शोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये कैसा हो जाता है? तो ये नीला हो जाता है। अम्लीय में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है, याद रखिएगा। और क्षारीय में मिलाया जाता है तो ये कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिसमें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। ठीक है। जो लिटमस
पत्र के पेपर को परिवर्तित नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, उदासी विलयन कहते हैं। ना तो वो अम्लीय होते हैं, ना ही वो क्षारीय होते हैं। आइए देखते हैं उदासीनीकरण। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जबकि विलयन क्षारीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग हो देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में क्या करते हैं, उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती और ना ही क्षारीय रहती। दूसरे शब्द में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति कैसी हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्या होता है, क्षारीय होता है आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। आइए देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। लवण कैसे होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति के होते हैं। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस विक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल क्षारक बराबर क्या होता है, लवण प्लस जल। ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O और ऊष्मा। तो ये जो भी सारे दिए गई है अभिक्रिया, इसको अच्छे से कभी कभी आपसे हो सकता है यही पूछ ले, हाइड्रोक्लोराइड इसका क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो HCl से करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे, NaOH से करते हैं। आइए देखते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में हम लोग का दिया है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषक के रूप में क्या होती हैं, निर्मुक्त होती हैं। वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती। अम्ल वर्षा भवनों और ऐतिहासिक इमारतों और जंतुओं की क्षति पहुंचाती है। मतलब जो अम्ल वर्षा होती है वो ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं के लिए क्या होती है, क्षति पहुंचाती है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं हम लोगों के। पहला उदाहरण है आपाचन। आइए देखते हैं आपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। यह भोजन के पचाने में हमारी सहायता करते हैं, पाचन में। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हमें दूध या मैग्नीशिया जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। आइए देखते हैं, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों में उपचारित किया जाता है। समझ गए आप लोग। और जो बुझा हुआ चूना होता है आपका, बुझा हुआ चूना जो होता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जो बिना बुझा होता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जो बुझा हुआ होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिए। यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकी प्रकृति को क्या करता है,
उदासीन कर देता है। कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया या विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। कैसा किया जाता है? क्षारकीय पदार्थ मिलाकर पहले उनको उदासीन किया जाता है। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा होता है। किसका होता है? क्षारकों का होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारक लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। वे पदार्थ जो ना अम्लीय होते हैं और ना क्षारीय क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। आपका जो 5th चैप्टर था वो आपका खत्म हो चुका है 7th NCERT का। अब हम लोग देखते हैं इसका 6th चैप्टर कौन है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या है नाम? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आइए देखते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ के आकार, अमाप और साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइए सेकंड देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी हो में जंग लग जाती है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जंग लग जाती है। घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख दें पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ दें पर उसमें जंग लग जाती। जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ लौह से भिन्न होती जिस पर यह लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है भस्म को जल में घोलने पर यह पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO+ जल H2O और किससे अभिक्रिया करके? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का होल ट्वाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 जिसको नीला थोथा भी कहते हैं प्लस लोहा Fe जिसको आयरन सल्फेट विलयन कहते हैं और FeSO4 हरा प्लस कॉपर Cu और ये क्या होता है? भूरा निक्षेप होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और कार्बन हाइड्रोक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ कार्बन हाइड्रोक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन हाइड्रोक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaHO2 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ये सारे अभिक्रिया आप अच्छे से देख लीजिए। इसी में कोई नाम भी आपसे पूछ ले सकते हैं ये लोग। जब कार्बन हाइड्रोक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन हाइड्रोक्साइड का मानक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? मानक परीक्षण है। प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। कॉपर सल्फेट की
लोहे के साथ अपक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों एक नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लड पर निक्षेपित हो गया था। सिरका और खाने के सोडे की अपक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। किसने कर दिया था? चूने के पानी को क्या कर दिया था? दूधिया कर दिया था। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्करण करना हो जैसे लौह अयस्क से लोहे का हो तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके की गई है। मतलब जो भी नए पदार्थों की खोज की गई है रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए परावैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकालना अथवा उनका अवशोषित करना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है भाई? मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर जैसे उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को क्या कर देती? प्रदूषित करती। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। आइए देखते हैं ओजोन परत। ओजोन परत वायुमंडल में ओजोन की परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनी किरणों से बनती है। किससे बनती है? सूर्य के प्रकाश से उपस्थित हानिकारक परावैंगनी किरणों से बनती है। ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। ऑक्सीजन किससे भिन्न होती है? ओजोन से आपकी भिन्न होती है। यदि ओजोन द्वारा परावैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। कैसे करती है? प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोहे में जंग लगना। क्या? लोहे में आपका जंग लगना। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाले आर्थिक हानि बहुत अधिक होती। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं क्या समीकरण। लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु के संपर्क से जल H2O अभिक्रिया जंग और आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल पास दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की कमी अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा
जल जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। आपने देखा हो हम लोग के यहाँ कोई लोहे की वस्तुएं होती हैं तो उस पर हम लोग पेंट कर देते हैं, तो इसीलिए कर देते हैं ताकि जंग ना लगे। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने से रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी वस्तु की परत चढ़ाना है। किसकी? क्रोमियम अथवा जस्ता, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप या लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को दर को बढ़ा देते हैं। मतलब जो समुद्र में लवण होते हैं वो जल में मतलब जो जहाज होता है उसमें जंग लगने के प्रक्रम को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। मतलब पेंट भी कर देते हैं तब भी जंग लग जाती है, इसलिए जहाज़ों के जो कुछ भाग होते हैं उनको प्रतिवर्ष क्या चेंज करना ही आवश्यक होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल अथवा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलीकरण। आइए देखते हैं क्रिस्टलीकरण। साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो समुद्र जल का वाष्पन होता है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। क्रिस्टल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी अमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आप आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन पदार्थों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय कहलाता है। हो सकते हैं, मतलब ये परिवर्तन क्या हो सकते हैं? उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें नए पदार्थ बनते हैं और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये क्लास समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका ये 6th चैप्टर तक एनसीईआरटी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी 7th चैप्टर करवाएंगे। बहुत जल्दी हम आपकी क्लास से करवा देंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोग रिवीजन भी कर लें। थैंक यू सो मच।